हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में सहर्ष स्वागत है। और आज आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बताया था कि ये किस पे डिपेंड करता है, सोर्स के नेचर पर डिपेंड करता है। आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट, मतलब मोर देन वन आंसर है, कौन कौन सा सही होगा। फर्स्ट में कहता है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम पर तो डिपेंड करता नहीं है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी जस के तस रह जाएगा, कोई फर्क याद नहीं पड़ेगा। लेकिन सोर्स यदि चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। इसलिए पर्सन टू पर्सन क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी अलग है, आपका अलग होगा, उसका अलग होगा, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, ये तो होगा नहीं। सेकंड में कहता है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स, ये तो सही है, नेचर ऑफ सोर्स है। इसके बाद कहता है कि फ्रीक्वेंसी वेरीज पर्सन टू पर्सन, ये भी सही बात है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड स्पोकन बाय ए फीमेल इज जनरली स्मॉलर देन दैट ऑफ मेल, ये तो गलत लिखा हुआ है। लेडीज का फ्रीक्वेंसी यानी फीमेल का फ्रीक्वेंसी जेंट्स के रेस्पेक्ट में मैंने क्या बताया था, ज्यादा होता है, ये तो गलत है। क्लियर है। चलो, तो टर्म एसोसिएटेड विथ वेव मोशन मैं बता रहा था, टाइम पीरियड के बारे में बता दिया था, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया था, एम्पलीट्यूड के बारे में बता दिया था, और मीन पोजीशन के बारे में बताया था। एम्पलीट्यूड मैंने बोला था कि मीन पोजीशन से ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसके बाद मीन पोजीशन के बारे में मैंने बताया था कि जहां पर ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स के नेचर पे डिपेंड करता है। चलो एक और मैं बात बताने जा रहा हूं, एग्जांपल बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, जैसे आप लड़का हो और पानी के अंदर से बोलोगे तो क्या लड़की का आवाज आएगा? अरे भाई, लड़का के ही आवाज आएगा। इसका मतलब कि तुम पानी से बोल रहे हो, पानी में अंदर से, तो साउंड वेव वाटर से एयर में आएगा तो वही रहेगा। जेंट्स का आवाज था तो भाई जेंट्स का ही रहेगा, लड़की थोड़े ना हो जाएगा। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स के नेचर पर डिपेंड करता है। चलो, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप समझ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी सोर्स के नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। तो चलो आज मैं बताने जा रहा हूं, एक और बता दे रहा हूं। ये मैं देखा था वेव के बारे में, वेव के बारे में देखा था कि जब किस बेसिस पर, जब मटेरियल पार्टिकल के ऑसिलेशन के डायरेक्शन के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया था। मतलब कि वेव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या मैंने बताया था कि मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में यदि होता है तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, और यदि मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा बच्चों, तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स। क्लियर है ना। उसके बाद मैंने बताया था वेव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल मीडियम। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव एंड सेकंड वन इज नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा वेव जिसको प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है उसको मैकेनिकल वेव बोला गया था, और जिसके लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो नॉन मैकेनिकल वेव होता है। यानी ऐसा वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, बिना मीडियम को प्रोपगेट करेगा नहीं। लेकिन वही नॉन मैकेनिकल में मैंने क्या बताया था कि बिना मीडियम के ही वो ट्रैवल कर जाता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाता है। तो नॉन मैकेनिकल का एग्जांपल में मैंने बताया था ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, गामा रेज हो गया। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको ट्रैवल करने के लिए, इसलिए नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि ऐसा वेव जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं?
जिसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे साउंड वेव हो गया, वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया, वेव ऑन वाटर सरफेस हो गया। आपको मैंने बताया था कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी वहां पर कोई मीडियम है ही नहीं, इसलिए किसी के कान के नजदीक भी जाकर के चिल्लाओगे ना तो वो आदमी नहीं सुनेगा। मतलब जो भी यहां से जाएगा ना मून पर, वो सब बहरा बन जाएगा। बहरा समझते हो ना, सुनेगा नहीं। तो उसका गलती नहीं है, गलती है वहां कोई मीडियम नहीं है, बिना मीडियम के साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगा। क्लियर? चलो, एक होता है मैटर वेव, ये पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। मैटर वेव, इसी को डी ब्रॉगली वेव बोला जाता है। डी ब्रॉगली वेव्स, बोथ आर सेम। ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। देखो, ये मैटर के पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, तो इसको डी ब्रॉगली वेव बोला जाता है। यानी द वेव्स एसोसिएटेड विथ particles of a matter, particles of a matter, particles of a matter like electron, like electrons, protons, neutrons, etc. are called matter waves. matter waves जो कि आप पढ़ोगे कहाँ? मॉडर्न फिजिक्स में। तो चलो, मैं साउंड पढ़ रहा हूं, इसको मॉडर्न फिजिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो मैटर वेव्स, मैटर वेव्स किसको कहते हैं? जो पार्टिकल से एसोसिएटेड। तो ये रहा आपका डी ब्रॉगली वेव। चलो, और टर्म्स एसोसिएटेड विथ वेव मोशन और भी मैं बताने जा रहा हूं। वेवलेंथ के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले ये एक पॉइंट नोट कर लो, दो पार्टिकल सेम फेज में कब कहा जाएगा? टू पार्टिकल्स आर said to be in same phase, are said to be in same phase if their directions of motion positions and speeds are same। कहता है कि दो पार्टिकल सेम फेज में तभी कहा जाएगा जब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, पोजीशंस एंड स्पीड्स आर सेम। तो उसका स्पीड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होना चाहिए और पोजीशन सेम होना चाहिए। क्लियर है? एंटी फेज में कब कहा जाएगा ये समझ में आएगा, जस्ट आगे मैं फिगर बना रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन एंटी फेज। एंटी फेज या इसी को अपोजिट फेज बोला जाता है। एंटी फेज और opposite phase। If their speeds and positions are same, but their directions of motion
their directions of motion are opposite, यानी उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, अपोजिट होगा, लेकिन स्पीड ऑफ पोजीशन सेम होगा। पोजीशन सेम मतलब यहां पर क्या है उसके बारे में मैं बता रहा हूं जस्ट आगे। चलो देखो, आपको मैंने बताया था कि एक स्ट्रिंग को एक एंड पर बांध दो और दूसरे एंड को पकड़ करके ऐसे ऐसे करो, तब क्या होगा, जैसे ही इसको पकड़ करके ऊपर नीचे करोगे तब क्या होगा, क्लियर। बस और ये नीचे जाएगा, चलो ना, अब ठीक है, चलो चलेगा। ध्यान देना इधर, इसको क्या है कि एक बार ऐसे किया तो देखो ऐसे किया तो ये क्या होगा, ये एक बार ऐसे करोगे ना तो इसको पल्स बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पल्स। और लगातार ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ये वेव हो गया, तो एक बार ऐसे किया तो पल्स होता है। जैसे देखो एक बार ऐसे किया ना तो इसको पल्स बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पल्स, याद रखना। और ध्यान देना इधर, वेव को जैसे वाटर पार्टिकल फॉर्म में जो है एकदम स्टिल था, शांत, उसमें एक स्टोन को ड्रॉप किया तो वाटर पार्टिकल के क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वेव को डिस्टरबेंस भी बोला जाता है। तो जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब कर दिया पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स क्या करेगा, ऐसे ऐसे करते जाएगा, नहीं, तो यहां पर भी स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब। अब यहां पर ध्यान देगा, ये ऊपर ऊपर जाएगा, ये नीचे नीचे जाएगा, ये ऊपर ऊपर कब जाएगा, जब आगे वाला उठते जाएगा और पीछे वाला गिरते जाएगा, आगे वाला उठते जाएगा, पीछे वाला गिरते जाएगा, क्लियर है ना। तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी देखोगे तो इधर होगा, यहां पर जो स्ट्रिंग का पार्टिकल होगा उसका नीचे, यहां पर नीचे, यहां पर भी, क्लियर, और यहां पर से बदल जाएगा, लेकिन टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा ना उसका वेलोसिटी 0 होगा, क्लियर है। टॉप पॉइंट पर जो जाकर के वेलोसिटी भी रहेगा उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होगा। तो ये दोनों का बीच में वेलोसिटी देखो, यहां ये वाला ऊपर है और ये नीचे है, इसके बीच में ये पॉइंट ए मान लो, क्लियर, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो, या इसी को बी मान लो और इसको सी मान लो, ये सी मान लो, क्लियर, ये पॉइंट डी मान लो, ये पॉइंट ई मान लो, क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना, इधर यहां इधर वाला पार्टिकल्स का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा, नहीं, ये सब ऊपर की तरफ होगा। देखो बीच वाला 0 फिर नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा, नीचे ऊपर एरो देना है। अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड रुक जा। तो चलो ये वाला नीचे, फिर यहां पर देखो बीच वाला का वेलोसिटी 0, ये ऊपर 0 नहीं तो था और ऊपर जाता, इसका फिर नीचे, चलो ऐसा। तो यहां पर ध्यान देना, इधर पार्टिकल सेम फेज में कब कहा जाएगा, जब पोजीशन सेम होगा,
पोजीशन करने का देखो देखो इस लाइन पर जो भी होगा मीन पोजीशन होगा, क्लियर है ना। इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा वो मीन पोजीशन का काम करेगा। तो यहां पर ध्यान देना इधर, जैसे मान लो कि यही पार्टिकल है तो इसका मीन पोजीशन जस्ट इसके सीधे में यहां पर होगा नहीं, तो कहता है कि पोजीशन सेम होना चाहिए। तो इस पार्टिकल का देखो इस पार्टिकल का दोनों मीन पोजीशन पर है ना। इस लाइन पर जितना भी पॉइंट्स होगा सब मीन पोजीशन का काम करेगा। वेव में इनफाइनाइट पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वही एसएचएम जब पढ़ते हो तो उसमें सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट करता है, यहां पर इनफाइनाइट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो इस लाइन पर जो भी पोजीशन होगा सब मीन पोजीशन का काम करेगा। ये भी मीन पोजीशन पर है, ये भी मीन पोजीशन पर है, क्लियर है, ये भी मीन पोजीशन पर है। तो देखो पोजीशन दोनों का क्या है, ये पोजीशन तीनों का सेम है, तीनों का सेम है, इसका भी मीन पोजीशन पर है, ये भी मीन पोजीशन पर है, क्लियर है ना। तो चलो ये तीनों का मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो पोजीशन तीनों का सेम है, लेकिन इसका देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, नीचे, और इसका ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जब अपोजिट होगा तो अपोजिट फेज कहलाएगा नहीं। तो यहां पर देखो पोजीशन तो दोनों का सेम है मीन पोजीशन पर, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है, इसका नीचे है। तो ये दोनों पार्टिकल बाबू क्या कहलाएगा, एंटी फेज में कहलाएगा। तो ये मान लो कि P है और ये Q है और ये वाला पॉइंट R है, तब P एंड Q, इसी तरह बहुत सारा पॉइंट्स होगा। Q और R को देखो, Q का भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर, R का नीचे, लेकिन पोजीशन दोनों का क्या है, मीन पोजीशन पर है, क्लियर। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, क्लियर है ना। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पर मिनिमम। जैसे झूला झूलते हो तो नेट फोर्स जीरो कहां पर होता है, मीन पोजीशन पर। ऑलरेडी मैं मीन पोजीशन का डिफिनेशन में बता चुका हूं। तो जैसे ही यहां से झूलते हो तो मीन पोजीशन पर सबसे हाई वेलोसिटी होता है, धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाता है। तो एक्सट्रीम पर जीरो, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो, यानी इस पार्टिकल का वेलोसिटी देखोगे तो जीरो है। सी वाला भी पॉइंट का जीरो होगा नहीं, लेकिन मीन पोजीशन पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसका भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होगा, इसका भी स्पीड मैक्सिमम, इसका भी मैक्सिमम, इसका भी मैक्सिमम, क्लियर। लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, दोनों का अपोजिट है। तो ये दोनों एंटी फेज होगा। इसका भी देखो Q और R का, तो इसका ऊपर और इसका R का नीचे, तो Q और R ये भी एंटी फेज, ETC ऐसा ऐसा यार बहुत इनफाइनाइट पार्टिकल्स होगा, ये हो जाएगा एंटी फेज में। तो एंटी फेज समझ गया क्या मैंने बोला था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होना चाहिए। तो इसका ऊपर है, इसका नीचे है, लेकिन पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम मतलब एक ही पॉइंट पर, यहां उसका सेंस नहीं है। पोजीशन सेम कहने का मतलब सब मीन पोजीशन पर है। तो मीन पोजीशन वाला लोगे तो मीन पोजीशन, यहां वाला पार्टिकल लोगे तो देखो इसके सामने वाला लेना होगा। पोजीशन सेम ये दोनों का नहीं, इसका देखो ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, क्लियर है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, एंटी फेज हो गए। डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है और सेम पोजीशन पर है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए तो दोनों सेम पोजीशन पर है, तो सेम पोजीशन पर है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, और सेम पोजीशन पर है तो स्पीड सेम होगा। तो वही ना कह रहा था, देखो इधर दो पार्टिकल एंटी फेज में कब कहा जाएगा, टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन एंटी फेज और अपोजिट फेज। फेज का मतलब यहां पर है अवस्था, समझ गया ना। अपोजिट फेज इफ देयर स्पीड्स एंड पोजीशंस आर सेम, कहता है कि स्पीड और पोजीशन सेम होगा, बट देयर डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर अपोजिट, लेकिन उसका डायरेक्शंस ऑफ मोशन क्या है, अपोजिट है, तो एंटी फेज हो गया। अब क्लियर हो गया। सेम फेज में आ जाओ। सेम फेज में कहता है कि ऑल आर सेम, टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन सेम फेज
if their directions of motion positions and speeds are same. कहता है कि जब ये तीनों सेम होगा तो सेम फेज में कहलाएगा, और यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होगा तब फिर एंटी फेज होगा। इसमें किसी को शक है क्या? उम्मीद करता हूँ किसी को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखना है, और आईटी भी पहले पूछ चुका है क्वेश्चन, इसलिए एकदम इंपॉर्टेंट माइंड में रखना है इसको। क्लियर? और आईटी वाला क्वेश्चन तो नीट में रिपीट हो जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। चलो तो ये सब एंटी फेज होगा। अब सेम फेज की बात देखो, थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब पानी पी करके आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट करना। आप लोग भी पानी पीना है तो ये दो पार्टिकल सेम फेज में कब कहा जाएगा? देखो इधर उसका पोजीशन सेम है, देखो ये पार्टिकल P और R को देखो, P और R तो दोनों सेम पोजीशन पर है, मतलब मीन पोजीशन पर है। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है, इसका भी नीचे। क्लियर? और सेम पोजीशन पर है, यानी दोनों मीन पोजीशन पर है, तो स्पीड मैक्सिमम होगा। तो स्पीड भी सेम हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम हो गया, पोजीशन भी सेम है। तो एंटी फेज या सेम फेज? सेम फेज। चलो देखो, तो P और R क्या होगा? सेम फेज में होगा। क्यों सेम फेज में होगा? दोनों का यार यहां पर देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है। क्लियर है ना? नहीं दिख रहा है क्या? और देखो बड़ा करता हूं, अब देखो P और R को देखो, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है। क्लियर? दोनों मीन पोजीशन पर है, मतलब सेम पोजीशन पर है। सेम पोजीशन मतलब ये मत समझाना कि एक ही पॉइंट पर। यहां सेम पोजीशन का मतलब है कि मीन है तो सब मीन पोजीशन पर, मीन से थोड़ा ऊपर है तो देखो इसके सीधे में जितना भी आएगा वो सब सेम पोजीशन माना जाएगा। क्लियर? अब क्लियर हो गया ना? इसका मतलब कि P और R सेम फेज में होगा। ये भी कुछ पॉइंट मान लो, ये पॉइंट को M मान लेता हूं, ये पॉइंट को N मान लेता हूं। तो Q और M देखो, ये भी Q और M, ध्यान से देखो। Q का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर, M का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर, ये सीध में मीन पोजीशन पर है। क्लियर है ना? मीन पोजीशन से नीचे मत मानो इसको, ये मीन पोजीशन पर ही है। चलो इस पॉइंट की बात है, ये R इसको M माने थे। क्लियर? तो Q का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर, M का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर, सेम पोजीशन पर, मेन पोजीशन पर, दोनों का स्पीड यार सेम होगा। तो यहां पर क्या है कि दोनों Q और M भी क्या है? सेम फेज में है। तो इसी तरह कितना भी पार्टिकल्स तुम इसमें देख सकते हो। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा। चलो देखो इधर, तो यहां पर एक छोड़ करके P और R, Q एंड M etc बोथ है आर इन सेम फेज। अब क्लियर हो गया होगा सेम फेज में कब कहा जाएगा, एंटी फेज में कब कहा जाएगा। एंटी फेज को अपोजिट फेज बोला जाता है। क्लियर? सेम फेज में ध्यान देना, इधर यहां से खूब क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखना। फॉर सेम फेज एंगल जो होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, इसको फेज डिफरेंस बोला जाता है। फेज का मतलब देखो ऐसे एंगल होता है, फेज डिफरेंस कहेगा तो क्या होता है, एंगल होता है। तो फेज डिफरेंस कहने का मतलब एंगल का डिफरेंस। एंगल का डिफरेंस जो होगा 2n पाई के बराबर होगा। कितना? 2n पाई।
वेयर एन क्या है, इंटीजर है। एन इंटीजर कहने का मतलब 0 हो सकता है या +1 -1 +2 -2 एंड सो। क्लियर? एन का वैल्यू 0 पुट करोगे तो या तो फेज डिफरेंस 0 होगा, या 1 पुट करोगे तो 2 पाई आएगा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इसको बोला जाता है। फाई को क्या बोला जाता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब, फेज का मतलब एंगल याद रखना, फेज का मतलब एंगल। तो एंगल का जो डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस दे देगा। क्लियर? लेकिन फॉर एंटी फेज, फेज डिफरेंस जो हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। इसमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई और इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n क्या है, इवन है। इवन में पाई से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम फेज। ऑड में पाई से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी फेज। क्लियर? ऐसे नहीं, देखो यहां पर दोनों याद रखने का हम ट्रिक्स बता दे रहा हूं, कैसे याद रहेगा। मेन तो है याद रखना, याद कैसे रहेगा एकदम ट्रिक्स बता रहा हूं। आ जाओ, ये दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपोजिट है। एक ऊपर तो एक नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बाबू, ऊपर जा रहा है वो नीचे, दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। बताओ, दोनों के बीच का एंगल 180। अब देखो पाई में कितना से गुना है, 1 से यार, कुछ नहीं तो 1 है। 1 क्या है, और में यदि पाई से गुना होता है तो एंटी फेज कहलाएगा। देखो n का वैल्यू 0 पुट करोगे क्योंकि n इंटीजर है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो फाई का वैल्यू पाई आ जाएगा। देख लो, n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो फाई की जगह पाई आ जाएगा। पाई में कितना गुना है, 1 से। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो एंटी फेज, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में रहेगा तो सेम फेज। याद रहेगा? चलो, तो दो पार्टिकल सेम फेज में कब कहा जाएगा, एंटी फेज में कब कहा जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब चलो, टर्म्स एसोसिएटेड विथ वेव मोशन। तो ये भी एक आ गया। पहला में क्या बताया था, एम्पलीट्यूड, फिर क्या बताया था दूसरा में, मेन पोजीशन, फिर तीसरा में बताया था फ्रीक्वेंसी, फिर बताया था टाइम पीरियड। चारों बता चुका था। पांचवा देखो, वेवलेंथ, टर्म्स एसोसिएटेड विथ वेव मोशन। सिंबल लेमडा ले सकते हो, ऐसे सिंबल कुछ भी लिया जा सकता है। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। चलो देखो, हाँ एक बात और बताने के लिए रह गया, एक सेकंड हो गया। यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, इसके ध्यान रखना है। कौन एंटी फेज कौन सेम फेज, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, टॉप पॉइंट का वेलोसिटी, यहां भी टॉप पॉइंट का वेलोसिटी, टॉप पॉइंट का वेलोसिटी जो है 0 होता है। यदि भी इसका भी 0 नहीं होता तो और ऊपर जाता है, इसका भी नीचे की तरफ नहीं 0 होता तो और नीचे जाता। इसका मतलब ये आ चुका है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ डी, वेलोसिटी ऑफ डी, सॉरी ई, ईटीसी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? यानी टॉप पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम किसका होगा, वीपी। देखो, वेलोसिटी ऑफ पी और वेलोसिटी ऑफ क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर? लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। एक का वेलोसिटी नीचे और दूसरा का ऊपर, तो क्यू वाला का ऊपर था तो माइनस लगा दिए तो उसका भी अब नीचे हो गया।
इसका तो ऑलरेडी नीचे था, दो वेक्टर इक्वल तभी होता है जब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। यहाँ पर देखो VP का डायरेक्शन ऊपर था, VP का डायरेक्शन नीचे है, अब VQ का डायरेक्शन ऊपर है। तो माइनस ठोक दोगे, माइनस लगा दोगे तो नीचे नहीं हो जाएगा। माइनस लगाने पर वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है यार। मैं वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्लियर? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। तो स्पीड के बारे में देखा जाए तो स्पीड सबका क्या होगा, सेम VP बराबर VQ बराबर VR बराबर VM बराबर VA। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? क्लियर? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए ध्यान रखना, पूछता है यार क्वेश्चन। जब इस फिगर को दिमाग में सेट कर लो, आता है। ये भी पूछता है, यहां पॉइंट दे देगा, कह देगा कि ये किधर जा रहा है। यहां पर वेव का प्रोपगेशन हो रहा है इधर के तरफ, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्लियर? ठीक है ना? इधर की तरफ। तब ना ये छोटू ऐसे ऐसे करता है, तो इधर से कोई आदमी देखता है तो लगता है कि स्ट्रिंग इधर भाग रहा है। भाई स्ट्रिंग इधर भागेगा तो ये छोटू यहाँ रहेगा कि खिंचा जाएगा, खिंचा के चल जाएगा उधर। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि स्ट्रिंग नहीं भागता है, क्या भागता है? एनर्जी एंड मोमेंटम। मैं वेव का डेफिनेशन में ही बता चुका हूं। विदाउट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम without complete transfer of material particles is called wave। तो दो पार्टिकल सेम फेज में एंटी फेज में कब कहा जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो वो सब याद रखना है, किसका वेलोसिटी क्या सब होगा। अब चलो वेवलेंथ क्या होता है। ऐसे तो आप बच्चा क्लास में पढ़ ही चुके हो। बच्चा क्लास जब भी बोलो तो 10 तक पढ़ ही चुके हो। नहीं कि टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो चलो, वो तो बच्चा वाला डेफिनेशन आप जान ही रहो। नया डेफिनेशन यहां पर दे रहा हूं। द मिनिमम सेपरेशन between two particles vibrating in same phase या oscillating in same phase, vibrating in same phase। और तो वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या मैंने लिखा, द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग, वाइब्रेटिंग इन same phase is called wavelength। Is called wavelength। क्लियर? तो बच्चा वाला ये डेफिनेशन यहां नहीं बोलो, वो भी बोलोगे वो भी सही है। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सेम फेज में कौन पार्टिकल वाइब्रेट करेगा ये तो मैं बता ही चुका। देखो, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। यहां पर ध्यान देना है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में है। क्लियर? ये पार्टिकल और ये पार्टिकल भी सेम फेज में है। इसका भी देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, नीचे देख लो। नहीं, और सेम लाइन पर है इसलिए स्पीड सेम, पोजीशन सेम। तो ये और ये भी सेम फेज, ये और ये भी सेम फेज। तो क्या मैंने डेफिनेशन में लिखा है, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो मिनिमम सेपरेशन यही हुआ ना, तो यही आपका वेवलेंथ हो जाएगा। दिस इज लैम्डा। इसका मतलब कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक वेव
सॉरी, एक ऑसिलेशन, नॉट एक वेव, एक ऑसिलेशन, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक ऑसिलेशन। क्लियर है? ऐसे इसको एक वेव भी बोलेंगे, आगे नंबर ऑफ वेव पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। एक लेमडा में एक वेव, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक ऑसिलेशन। आगे मैं वेव नंबर्स जब बताऊंगा ना तो टोटल सेपरेशन बाय लेमडा होता है। तो एक लेमडा में एक वेव, तो लेमडा का वैल्यू 10 सेंटीमीटर मान लोगे तो 100 सेंटीमीटर सेपरेशन में कितना वेव, तो 100 बाई लेमडा, तो 100 बाई 10 10 गो होगा वेव। तो टोटल नंबर ऑफ वेव यदि निकालोगे तो वो फॉर्मूला एक आएगा। क्लियर? चलो ना, इसके लिए हम अलग एक फिगर बना दे रहा, यही था ना। ये छोटू जो है स्ट्रिंग को ऊपर नीचे कर रहा था, इसको थोड़ा सा और ऊपर करो, ऊपर नीचे कर रहा था, यही था। बोलो था कि नहीं? अब यहां पर ध्यान देना, इधर ये रहा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दोगे, छोटू का फिगर बना दिए। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल अभी ऊपर देखें, सेम फेज, दिस इज लेमडा। देखो, और मैं यार बताया अभी, एक ऊपर एक नीचे लेमडा, देख लो यहां से। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, इधर एक ऊपर एक नीचे लेमडा। यहां पर देखो, इस पॉइंट को यदि यहां लाते हो, सॉरी, इस पॉइंट को यदि यहां ले जाओगे तो ये पॉइंट को यहां ले जाना होगा। नहीं, अरे जितना ये होगा उतना ही ना ये होगा। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए आपको पढ़ना है। क्लियर है? थोड़ा सा डैम्प्ड ऑसिलेशन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और उससे भी क्वेश्चन आता है। डैम्पिंग का मतलब एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली घटते जाता है। यहां पर जो एम्पलीट्यूड वही यहां पे मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये आपका एम्पलीट्यूड का काम करेगा। तो ऊपर लोगे तो प्लस एम्पलीट्यूड, नीचे लोगे तो माइनस। क्लियर? क्योंकि एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ऊपर प्लस माने तो नीचे माइनस। अब यहां पर ध्यान दोगे, ये पॉइंट यदि यहां से यहां गया तो ये वाला यहां से यहां चला जाएगा। तो ये भी सेपरेशन यदि देखोगे तो ये भी तो लेमडा हो जाएगा। जितना ये ऊपर भेजा उतना ही इसको जाना होगा। अरे ये वाला यहां से यहां गया तो राइट ना गया, तो उतना ही राइट इसको भेज दो, तो सेपरेशन लेमडा रहेगा। इसको क्रेस्ट बोला जाता है, पता है आपको? दिस इज क्रेस्ट और दिस इज ट्रफ। ये पॉइंट को ट्रफ बोला जाता है। यही आप लोग पढ़ता था ना कि टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स के बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव, यहां मिनिमम फिर नहीं लगाना होगा, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव बोल ही दिया तो लगातार, ये है तो जस्ट अगला टू सक्सेसिव को क्रमिक भी बोलते हैं। टू सक्सेसिव लगातार मानो ना,
टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के सेपरेशन को भी वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द सेपरेशन बिटवीन, यहां मिनिमम नहीं लगाना है, मिनिमम नहीं लगाना है, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव crests or troughs is called wavelength। ये भी होगा क्लियर। जल्दी से फिगर आप नोट करो। का मतलब क्या होगा, क्रमिक, देखो ना, इसके बाद जस्ट अगला, क्लियर है, या टू सक्सेसिव ट्रफ, और लिखा हूं यहां पर देखो, और टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच का सेपरेशन भी लंबा होगा। ऐसा कैसे, देखो, अब इसको क्या करो ना कि यहां से देखो यहां लाया, तो भाई इसको जो है यहां से यहां लिया वो सेम सेपरेशन, क्लियर है। तो वेवलेंथ का डिफिनेशन उम्मीद है कि आपके दिमाग में सेट हो गया। देखो ये केवल डिफिनेशन रट्टा नहीं मारना, समझ लेना है केवल। नहीं समझोगे ना तो आपसे क्वेश्चन फिर दिक्कत होगा, यही छोटा चीज आपके लिए बड़ा बन जाएगा। तो वेवलेंथ क्या होता है ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो वेवलेंथ का तीन तरह से आपका डेफिनेशन होगा, चाहे दो सक्सेसिव ट्रफ्स ले लो, या दो सक्सेसिव क्रेस्ट ले लो, या द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर। अब चलो यहां से यहां तक एक वेवलेंथ, तो एक वेवलेंथ के सेपरेशन में जितना वेव होगा वो एक वेव होगा, ये एक वेव। फिर यहां से यहां 2 वेव नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स यदि निकाला जाए, अरे यार एक फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ वेव्स, ये फॉर्मूला होता है सेपरेशन डिवाइडेड बाय लेम्डा कर देना। सेपरेशन कितना डिस्टेंस है, या इसके जगह टोटल डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस या टोटल सेपरेशन रहेगा, बोथ आर सेम। टोटल सेपरेशन कर दो, ज्यादा अच्छा है। टोटल सेपरेशन या टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ रहेगा, बात वही चीज है, डिवाइडेड बाय लेम्डा। सेपरेशन बोलो तो ज्यादा अच्छा है। डिस्टेंस और सेपरेशन में क्या फर्क, सेपरेशन शॉर्टेस्ट हो गया डिस्टेंस, क्लियर। तो टोटल सेपरेशन डिवाइडेड बाय लेम्डा, ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। चलो अब यहां पर ध्यान देना, वेव नंबर क्या होता है, इसको केस मैं दिखा रहा हूं। चाहे वेव नंबर क्यों लिखो ना, वेव नंबर ये फॉर्मूला आता है 1/λ। केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा वेव नंबर। तो वेव नंबर 1/λ। एक होता है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, इसको चलो मैं केस दिखा दे रहा हूं। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, 2π/λ होता है। इसको एंगुलर वेव नंबर क्यों नाम पड़ा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, क्लियर। दिस इज एंगल एंड दिस इज वेव नंबर। अभी ना बताए, वेव नंबर केवल पूछे तो 1/λ, केमिस्ट्री में वेव नंबर जानते हो। ऐसे साउंड में वेव नंबर पूछता है तो एंगुलर वेव नंबर ही निकालना। साउंड में पूछेगा वेव नंबर तो एंगुलर वेव नंबर ही, ये केमिस्ट्री में 1/λ वेव नंबर जानते हो। तो ये वेव नंबर है, ये एंगल है, दोनों मिला करके हो गया एंगुलर वेव नंबर। कौन बड़ा टेंशन है जी, याद नहीं रहेगा। वेव नंबर पहले से 1/λ याद ही है, उसमें 2π ठोक दो, 2π मल्टीप्लाई कर दो, तो एंगुलर वेव नंबर हो गया, क्लियर।
चलो, न्यू को आपने बोला था फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इसमें 2 पाई से गुना कर दोगे ना तो ये हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि भाई ये एंगल हो गया और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो दोनों मिला दोगे बाबू तो क्या बन जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। बोलो कहाँ रट्टा मारना पड़ रहा है? फिजिक्स को समझो, रटो नहीं, तो बुखार भाग जाएगा आपका। बात समझ गया ना? तो रटने का कोशिश मत करो। देखो सबका ट्रिक्स बताते जाना कैसे माइंड में सेट करना है, यही मेन चीज होता है। और पूरे फिजिक्स में मैं ये काम करता हूँ, इसलिए आप हर हाल में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको जरूर करो। चाहे आप नीट का तैयारी कर रहा हो या IIT का, या 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, कोई भी हो, पूरा डिटेल जब तक नहीं पढ़ोगे ना कंसेप्ट आएगा नहीं। और जब कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। और यदि कंसेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, सही है गलत है, सही है गलत है। एग्जाम में भी जाओगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। लेकिन डिटेल में मेरे से पढ़ के जाओगे ना तो मेरा बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करता है, एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट रहता है। सही तो सही है यार, गलती क्या रहेगा? तो इसलिए कंसेप्ट होना जरूरी है। तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि सब जगह यही किया जाता है, टीचर धाए धाए रट्टा मार के आए, खाली छपवा दिए, खाली क्वेश्चन को। अरे भाई उसके पास कंसेप्ट रहेगा तब ना। अब कंसेप्ट रहेगा नहीं, कहाँ से फिजिक्स बनाएगा? रट्टा मार करके। इसलिए देखते हो कोटा में सुसाइड लोग कर रहा है। अब बेचारे को बर्डन आप कर रहे हैं, घर से भी उसको लात बज रहा है, आप भी जो है ऐसा पढ़ा रहे हैं कि ऊपर उससे बाउंस कर जा रहा है। और बच्चा भी पागल, वो कहता है कि जब ना समझ में आता है ना तो कहता है हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। खाक हाई लेवल होता है यार, तुम्हारा सिलेबस से बाहर नहीं ना हो रहा है जी, कुछ हाई लेवल नहीं होता है। ये यदि ढंग से आपको बताया जाए ना तो टोटल बात समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।